बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब और माया के साथ। थोड़ी देर में इंशाल्लाह शाहजेब भी साथ में होंगे। आज है जनाब 25 अगस्त 2022 और बहुत सारी जो हैं वो खबरें भी हैं और साथ साथ जो हैं वो अपडेट्स भी हैं आपके लिए। और अपडेट्स ये हैं कि जनाब कल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी कॉल दूंगा, अवाम तैयार रहे। तो ये बड़ा एक सॉलिड किस्म का जो है वो कल उनका बयान आया है और बहुत सारी और भी बातें साथ में हुई। और जिस तरह बात कर रहे हैं हम कतर के भी हवाले से, कतर का पाकिस्तान में $3 अरब का सरमायाकारी करने का ऐलान भी किया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में जिस तरह सैलाब की सूरत हाल है, जिस तरह जो है वो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, बस्तियां जो है वो खत्म हो गई हैं, सैकड़ों लोग जो हैं अपने जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं और अपनों को खो बैठे हैं, अपना घर खो बैठे हैं। बहुत कुछ है। प्रोग्राम का आगाज करते सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबहनामा के साथ। आज से मुल्क भर में बारिशों का एक नया स्पेल शुरू हो रहा है जनाब, और 3 रोजा मजीद जो है ये मूसलाधार बारिशों का सिलसिला, इसकी पेशन गोई की गई है। और सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे और अल्लाह ताला खैर फरमाए, क्योंकि अब मजीद पंजाब और बलूचिस्तान की सिचुएशन या इंटीरियर सिंध की अगर हम बात करते हैं, आज सुबह में हमें लोग बता रहे थे कि जी मीपू खास तक जो है हैदराबाद के आगे जितने भी सिंध के जो है, इस तरह मुरादी साहब ने भी फरमाया कि जिस तरह अब जो बारिशों का सिलसिला आया है स्पेल, ये पिछले समझिए ये 100% नहीं 600% जो है वो बारिशें ज्यादा हुई हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं हम तबाही, हमें तो अंदाजा भी नहीं क्या हालत है। जनूबी बलोचिस्तान के अलावा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। सैलाब से जनाब तबाही जारी है और मजीद जो है वो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। खैर आफत की दुआ जो है वो हमें करनी चाहिए। आज और कल पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलियात और मरीच, लाज, दियामीर, गिलगित हुंजा, स्तूर और इस तरह के तमाम इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला बेहतरीन मामला है। इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब आज इंसार दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे, मुकदमे में जमानत की इस्तदा करेंगे और फैसला कानूनी टीम के मशावरत के बाद किया। जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दहशतगर्दी केस में राहदारी जमानत की जो है वो मुद्दत खत्म हो चुकी है। अब इस हवाले से और क्या होगा। दूसरी जानब देखा जाए तो इमरान खान साहब का दौरा कराची तीसरी मरतबा मुलतवी होने का ऐलान। तीसरी दफा आपका जो प्लान है वो कराची का वो पोस्टपोन हुआ है। खैर इमरान खान साहब ने 26 अगस्त को बाग जना में पीटीआई के जलसे से खिताब करना था, जो कि ऑब्वियसली अब होता हुआ नजर नहीं आता। पंजाब हुकूमत की तरफ जरा चलते हैं, आपको सिंध की तरफ से लेके पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ 25 मई के मुकदमात खत्म कर दिए गए। और साथ साथ वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने यह भी कहा मुकदमात झूठे और सियासी जो है वो बुनियादों पर, बेसिकली वो उनका कहने का मतलब था कि सियासी पॉलिटिकल ग्रजेस के बेसिस पे जो है वो किए गए थे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश का जो रिस्पॉन्स है वो अवाम देंगे, ये कहा जनाब वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने। लाहौर हाई कोर्ट की भी जरा आपको खबर बता देते हैं। सुबहनामा में लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ दे दिया जनाब, और कहा कि अदालत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अलग करके बिजली के बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत, FBI, लेस्को और दीगर साथ में उन्होंने उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इसी नौयत के तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी है। प्रोग्राम में आगे आपको बताएंगे, इस पे चल के भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान के खिलाफ जनाब ट्विटर मुहिम के हवाले से भी इस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरहों से जो है वो अफेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो साइबर अटैक हो या किसी और तरह का अटैक हो, आप पाकिस्तान का कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने वाने खुल गए जनाब। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा ही फोड़ दिया। भारत ने ट्विटर इंतजामिया को अपना एजेंट पेरोल पर रखने पर मजबूर किया और ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने मामला अमरीकी रेगुलेटर्स के
साथ उठा दिया। तो अब आप देखिए पाकिस्तान का नुकसान करने वालों के जो है वो पोल खुल गए, उनका जो ढोल वो बज गया और इस तरीके से उनके तमाम जो है वो तमाम राज बाहर आ गए। कोशिश कर लें आप पाकिस्तान का, सिर्फ आप सोच ही सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचा नहीं सकते। महंगाई की अगर बात ना करें हम तो फिर और क्या करें। इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, एक आम आदमी हो या चाहे कोई भी हो, नौकरी वाला हो, छोटा कारोबार करने वाला हो, कोई हाउसवाइफ हो, तमाम वो लोग जो इस वक्त कहीं ना कहीं किसी ना कहीं तरीके से अपने एक्सपेंसेस जो है वो मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एंड्स मीट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बिल्स जो हैं वो अदा हो जाएं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों की जो है वो स्कूल की फीस अदा हो जाए और बहुत जो बेसिक्स है हमारी लाइफ की वही जो जरूरियात हैं वही पूरी हो जाएं। वही पूरी होना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है एक पाकिस्तानी के लिए। मुल्क में महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है और ये महंगाई नई नहीं बल्कि गुज़श्ता कई सालों से इसने एक मुसलसल मुल्क को जो है वो जकड़ रखा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक घेराव में हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता 10 सालों में खाने पीने के अशियाओं की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो वो आसमान को छूने लगी है। अगर हम बेसिस की थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स आपसे शेयर करूं, 2013 में दाल चना 75 रुपए किलो था, ठीक है, जो अब 250 रुपए तक पहुंच चुका है। मुसलसल बढ़ती महंगाई, ये छोटा सा एग्जाम्पल था बहुत ही, तो बड़ा बेसिक्स जो है ना इंसान वही मीट नहीं कर पा रहा और इसको मजीद कि हम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, क्यों मजीद मुसलसल महंगाई हमारी जो बेसिक्स हैं उसको टच करती जा रही है। खैर इसी पे मजीद हमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात आबिद सुलहरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, क्या वजह है महंगाई से जान नहीं छुड़ा पा रहे, हम कुछ भी कर लें गुजरते दिन के साथ और इजाफा होता जा रहा है। क्या ये देखिए हम तो समझते हैं ग्लोबली है, लेकिन आप जरा इसकी तस्दीक कीजिएगा, ये ग्लोबली हमें जो है अफेक्ट कर रहा है प्लीज। जी आबिद साहब। जी बदकिस्मती से ये ग्लोबली है, लेकिन उसमें हमारे अपने अपने जो इंटरनल हालात हैं वो भी काफ़ी हद तक हमें अफेक्ट कर रहे हैं। और इंटरनल हालात से मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सी अजनास ऐसी हैं जो कि हम डॉलर्स में इंपोर्ट नहीं कर रहे या उनका फौरी तौर पे आपको इम्पेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो है ज़ख़ीरा हो जाती हैं। बहुत सी हमारी फसलें और सब्जियां फल ऐसे हैं जो कि गोदाम ना होने की वजह से जब उनका सीज़न होता है मार्केट में, आप देखिए कि टमाटर जो है कभी वो 25 रुपए पे भी कोई नहीं ले रहा होता और कभी वो 250-300 रुपए पे भी नहीं मिल रहा होता। तो ये जो सीजनल फ्लक्चुएशन है सप्लाई में कि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज, पेरिशेबल कमोडिटी की स्टोरेज नहीं है जो कि हम खुद से पैदा कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास उसकी स्टोरेज हो, एक सीजन में एक महीने में अगर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है उसको हम स्टोर कर सके ताकि अगले महीने में जब वो उसकी जो यील्ड है वो कम आ रही है तो वो कंपनसेट कर सके, तो वो ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। इसमें इम्पोर्टेड चीज़ें जो है इसलिए महंगी है कि पूरी दुनिया में महंगाई है। जो चीज़ें पाकिस्तान में पैदा होती हैं लेकिन उनकी नकल जी एक जिले से दूसरे जिले में होती है। ये तासुब भी पाया जा रहा है कि डॉलर के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी, डॉलर बढ़ रहा है इसलिए जो है वो महंगाई बढ़ रही है अब उनकी कीमतों में, इसलिए क्योंकि डॉलर ऐसा अंदाज कर रहा है। इसमें कहां तक ये होता है? ये कुछ तक होता है। डीजल की कीमत जो है, क्योंकि डॉलर जो है वो आपकी पेट्रोलियम की कीमतों में वो अफेक्ट करता है। वो LNG है, वो डीजल है, वो पेट्रोल है। तो जो अब चीज़ें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जानी होती हैं, ये एक शहर में भी, बड़े शहरों में, कराची के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर जाती हैं तो जो ही आपका डीजल का रेट बढ़ता है उसकी जो फ्रेट चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं और उसी हिसाब से उससे वो मुतनासिब तो नहीं, उससे बहुत ज़्यादा एक दुकानदारों को और जो हमारी ताजर बरादरी है उनको जो उज़र मिल जाता है कि जी अब चूँकि डॉलर बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, तो लिहाजा जो दाल चना आप 75 रुपए में खरीद रहे थे अब आपको 250 रुपए में वो मिल रहा होगा। लेकिन दाल चना इम्पोर्ट बताइए आप इस तरह इतना बड़ा जंप देखा जाए तो अब दाल चना ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट होता है, ये इसलिए भी महंगा होता है आपका चना। और दाल चना जो है पाकिस्तान के अंदर जो पैदावार है वो इसकी हमारी मांग पूरी नहीं करती। तो दालों में से ये चने की दाल और चने जो है ये हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, ये इम्पोर्ट करते। लेकिन अब साहब सिचुएशन ये है कि जिस नौयत की जो हुकूमत अब इकदाम उठा रही है, जिस तरह के जो है वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम इससे जो है महंगाई से थोड़ा सा हमें पीछे हमारा छूट सकेगा या हमें कहीं मार्जिन या स्पेस मिल सकेगा? क्या अवाम किसी भी सूरत की तसल्ली रख सकती है क्या? देखिए ओवर चार्जिंग जो है उसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ रोका जा सकता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ चेक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस साल में या इवन 2023 में भी
महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, तो ऐसा होता हुआ नामुमकिन है। और उसकी वजह ये है कि अभी 1 सितंबर को आप देखिएगा कि ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगने से अभी पेट्रोलियम की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। गो के 1.7 मिलियन फैमिलीज जो हैं उनकी जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज है वो उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन बाकी फ्यूल बिजली के बिल जो हैं वो महंगे होंगे। जब वो महंगे होंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। और यूक्रेन जो है उसके ख़त्म होने के कोई आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, और अगर वो नज़र नहीं आते तो सप्लाई जो है ये मज़ीद रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा अपना एग्रीकल्चर है, अभी इसकी तरफ बहुत कम बात हो रही है। इस फ्लड्स की वजह से जो रिपीटेड इस वक्त आ रहे हैं, हमारी फसलों को बहुत बुरा नुकसान पहुंचेगा। आप देखिएगा कि साउथ पंजाब जो है वहाँ पे कपास की खड़ी फसल जो है उसको नुकसान पहुंचा है। सिंध में खजूर के जो बागात हैं उनको नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में फलों को नुकसान पहुंचा है। तो जब ये पानी जो है रिसीड करना शुरू करेगा, और ये जो मॉनसून की 5वीं वेव इस वक्त बलूचिस्तान में आ गई है, जब ये कम होगा तो तब नुकसान का अंदाजा होगा। लेकिन फसलें जो हैं हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। आबिद साहब, अभी शाहजेब और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें काफी लोगों से जब हम बैठते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें ये भी पता चला कि टमाटर और प्याज और गोभी की जो आपके पास अभी इस वक्त अवेलेबिलिटी है वो भी जो है वो समझें आप रेडी रहें कि आप उसका ऑल्टरनेटिव रेडी रखें। क्या हम इस तरह की सूरत हाल होते हुए देखते हैं आबिद साहब? जी देखिए, जब आपके राब्ता सड़कें जो हैं जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, अगर खड़ी फसलें तबाह ना भी हों, अल्लाह करे कि वो ना हुई हों, लेकिन जब आपका राब्ता सड़कें जो हैं वो मुतासर होती हैं तो मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो सप्लाई का पहुंचाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और जब सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो जाहिर है उनके रेट्स बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक पूरे तरह वो नंबर्स नहीं आ जाते, मैं कुछ स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहा और ना कुछ सनसनी फैलाना चाह रहा हूँ, तो लेट्स वेट के कुछ नंबर्स आए और हमें पता चले कि इस के नुकसानात की जो तखमीना है वो क्या लगाया जा रहा है। अच्छा वैसा बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एन फाइनेंशियल, आपकी फोरसाइट सीइंग है, उसके हिसाब से मैं एक आपका फीडबैक जानना चाहती हूँ कि एक आम आदमी जो इस वक्त आपको सुन रहा है सबसे सवेरे पाकिस्तान में, वो ये तमाम चीजों से प्रेशराइज होगा, इमोशनली उसको झटका लगेगा, लेकिन उसको अभी भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा वो सर्वाइव कैसे करे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सिचुएशन आ गई कि भाई जितना तुम्हारा कम खर्चे होंगे उतना ही तुम्हारा बेहतर सर्वाइवल होगा। हाउ डू यू एडवाइज दैट आम पाकिस्तानी? देखिए, हमें मिन हासिल कौम भी और अपनी इनफरादी ज़िंदगियों में भी जो हमें हमारा मज़हब भी सिखाता है कि मियाना रवि का रास्ता जो है वो अडॉप्ट करना है। वो जो एक फोक विजडम है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाए जाएं, उसकी तरफ देखना होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं है मामला, ये पूरी दुनिया जो है इस वक्त 3 तरह के अक्सर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे इशूज़ आ रहे हैं कि वहाँ पे महंगाई भी है, वहाँ पे जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो गई है। और पाकिस्तान जैसे बहुत से ममालिक, इवन इंग्लैंड में भी, अगर आप यूके को भी देखें तो वहाँ पे एक पोलिटिकल अनसर्टेनिटी भी चल रही है। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम का होना, महंगाई का बढ़ना और ये आपकी ग्रोथ का स्लो होना, ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को इस वक्त। और बदकिस्मती से हम भी उन्हीं ममालिक में शामिल होते हैं जहाँ पे कि ये इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। हुकूमत जो है वो इस वक्त उसको सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सेफ्टी नेट्स उनको बढ़ाने पे तवज्जो करना होगी, ताकि आपके जो लोअर इनकम अर्नर्स हैं, जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, उनकी जो एक सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। इंडिविजुअल्स जो है उनको, जो साहब सरवत लोग हैं उनको फिलैंथ्रोपी की तरफ जाना होगा, चैरिटी की तरफ जाना होगा, हमें शेयर करना होगा। और जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, शेयर करना होगा। बहुत अच्छी बात की है, शेयरिंग इज केयरिंग, वही हमें आबिद कयूम सोलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने आखिर जाते जाते बड़ी अच्छी बात शाहजेब ने की। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बिल्कुल मैं ठीक ठाक। शाहजेब बड़ी अच्छी ने बात की कि हमें शेयर करना होगा, यू नो, आई थिंक उसमें हमें एक बड़ा मैसेज भी आ जाता है कि हम मिलकर अपने चैलेंजेस को फेस करें। आई थिंक फिर वो बोझ भी कम हो जाता है। कहते हैं ना कि एक तरफ अकेला एक बंदा वजन उठाया और फिर सबको मिलने की जरूरत है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आवाम आपस में मिल जाए, इसमें हुकूमत को भी आपस में मिलने की जरूरत है ताकि मुल्क के मसाइल को हल किया जा सके
सके और इन मसाइल से छुटकारा मिल सके हमारी आवाम को खास तौर पर। लेकिन मसाइल कुछ और भी हैं जिसका हमें जिक्र करना है, वो है बिजली के बिल, और मुसलसल बिजली के बिलों में इजाफा होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी चल रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें बंद की गई हैं, रोडों पर आकर बता रहे हैं कि भाई हमसे ये नहीं होगा। लेकिन ये मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। अच्छी बात इस तरह एटलीस्ट वो अपने जो मुतालबात है वो सामने रख रहे हैं, एटलीस्ट वो ये बता रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है। इस तरह जब रावलपिंडी में भी हम देख रहे हैं कि बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शहरी सड़कों पर आए, रोड ब्लॉक किया। दूसरी जानब लाहौर में गाजी रोड पर जो रिहायशी हैं वो बाहर निकले, वहां पर भी रोड ब्लॉक कर दी और टायर जलाकर एहतजाज किया। दूसरी जानब मुल्तान शुजाबाद में भी जो है वो एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज चल रहे हैं, मुल्कगीर एहतजाज चल रहे हैं। कराची में भी बिजली सार्फिन बिलों में इजाफे पर परेशान है। जैसे मैं कल जिक्र नहीं कर रहा था, हर घर में आजकल बिल जो है वो बड़ा नॉर्मल हो गया है, 30, 35, 40,000, 50,000, 60,000। बात ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई बात ही नहीं है। वो तो वाकई में लगता है कि वो किसी ने लिखा ना सोशल मीडिया पे, क्या लगता है कि मौसम की बिजली के भी जो बिल है ना वो भी हमारे शामिल इसमें होते जा रहे हैं। बिकॉज एक आम आदमी के लिए ये बिल्स जो बेसिक्स थे, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हमारी टीम के लोग, जिस तरह एक हमारे आसिफ भाई हमारे कैमरामैन, उन्होंने हमें बताया कि भाई मेरे घर में कोई नहीं होता, ठीक है, मैं और मेरा भाई होते हैं, ठीक है, हम 2 लोग हैं, हम सुबह सुबह निकल जाते हैं काम से, हम रात में अपनी शिफ्टें खत्म करके आते हैं, एक पंखा चलता है, एक लाइट जलती है, उसका बिल जो है बेसिक, उसका बिल जो है 15-18 हजार 20,000 रुपए आ गया। जो इंसान 2 लोग ना रहते हैं, ना माइक्रो, ना फ्रिज, ना कोई इस्त्री, ना कोई ड्रायर, ना कुछ और, वो बेसिक जो है इसमें 15 जब पंखा और वो चलता हो लाइट, वो भी एक एनर्जी सेवर या इस तरह का कोई, उस पर भी इतना कैसे करेगा एक आम आदमी जो है शाज़ेब फेस, और किस तरह और अभी फोकस तो करेगा? हम कोई एसी ये एसी भी खैर कोई लग्जरी आइटम अब नहीं रह गई है। हमारे मुल्क में जितनी गर्मी होती है हर घर में एसी की जरूरत होती है, लेकिन हम एसी के फिर भी उसको निकालने के बाद और वो कहते हैं ना कि एसी तो एक तरफ रख दिया हमने, हम ये बात कर रहे हैं छोड़ दो, हम सिर्फ पंखे की बात कर रहे हैं कि पंखा लाइट अगर इस्तेमाल की जा रही है घर में तो उसका भी बिल 8 से 10,000, 12,000 जैसे माया जिक्र कर रही है, 15,000 तक भी आ रहा है। खैर ये तमाम मसाइल से गुजरना पड़ रहा है और मसाइल बहुत सारे हैं। खासतौर पर जब हम कराची की बात करते हैं, आजकल कराची के मामलात बहुत ज्यादा उनका जिक्र भी हो रहा है क्योंकि एक बल्दियाती इंतखाबात की एक हलचल भी मची है, इलेक्शन उसकी कैंपेन भी चल रही है, मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो अपने जो सियासी कैंपेन्स हैं वो चला भी रहे हैं। खैर अभी हमें ज्वाइन किया पीएसपी के रहनुमा अरशद वोरा साहब, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवाम बड़े परेशान है खासतौर पर कराची के। अरशद वोरा साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से ठीक ठाक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अरशद साहब, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं बिजली का खास तौर पर, और जब कराची का हम जिक्र करें तो आजकल हर एक की ये शिकायत है कि उसके घर में इजाफी बिजली का बिल आ रहा है और घर में जो बिजली का इस्तेमाल है वो बहुत कम है। ये जो आवाम परेशान है इतने, वो कहाँ जाएं, किससे अपने मुतालबात करें? देखिए, इस काम के लिए तो हुक्मरानों को हम जो है आवाम वोट देकर लाते ही इसलिए है ना कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे, वो हमें सही तरीके से एक अच्छा जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट देंगे, लिविंग एनवायरनमेंट देंगे, मुआशी तौर पर, इकोनॉमिकली, और हमारी लाइफ को आसान बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जब आप के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहे हैं तो इट्स बीन मोर देन 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के इलेक्ट्रिक को जो है प्राइवेटाइज किया गया। प्राइवेटाइज करके आप उनके अगर जो है एनुअल फिगर्स देखें, एनुअल इनके जो अकाउंट्स देखें तो बिलियंस का प्रॉफिट लेकर ये लोग जा रहे हैं बाहर। लेकिन इन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी कि हम जो है वो एडिशनल पावर का एडिशन करेंगे, लोड शेडिंग नहीं होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और आज जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट जिस जगह पे पहुंच गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दुनिया के चंद अच्छे जगहों की मिसालें लें, जैसे आपका टेलीफोन पहले आया था तो एक कंपनी हुआ करती थी, आपने उसकी जगह 10 कंपनी ले आए तो पहले तो आपकी इनकमिंग कॉल पे भी चार्जेस आते थे। आज तो पता नहीं कैसे कैसे पैकेजेस आ रहे हैं कि आपको इतने घंटे फ्री, और ये तो सिमिलरली के इलेक्ट्रिक के लिए भी कंपटीशन की जरूरत है। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर प्राइवेटाइज जो ये के इलेक्ट्रिक को उन्होंने
किया है, इसी तरीके से और इदारों को परमिशन मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर कराची में बिजली बेचें, जो सस्ती देगा उससे लें। देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे साइड इंडस्ट्रियल एस्टेट है, 200 मेगावाट अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो 200 मेगावाट के लिए अपना इंतजाम करे ना। वहां पे जो है 50-50 मेगावाट के आप 4 यूनिट लगा दें, आपकी 200 मेगावाट बिजली ये इधर से बच जाती है। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक का प्राइम कस्टमर जो है वो इंडस्ट्री है, वो एक दिन जो है अगर बिल नहीं जमा हो, दूसरे दिन वो बिल का वो आके अपने कनेक्शन खत्म कर देते हैं। तो ये अभी और पर्टिकुलरली अभी आप ये देखें, मुझे कोई एक ऐसा प्रोग्राम बता दें जो किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने किया हो कि ये काम के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करके बहुत अच्छा किया गया और हमें ये कराची की आवाम को ये एडवांटेज हुआ। मेरे ख्याल से आज तक हम कोई प्रोग्राम इस पे कर नहीं सके। हमेशा जिस दिन से ये बिका है और इन्होंने अपना जो प्रपोजल दिए थे कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे, हम मेरे ख्याल से तो आवाम रो ही रहे हैं उसके बाद से, और रोना मजीद से मजीद होता जा रहा है। बारिशों और अरशद वोरा साहब, आवाम तो कई वजूहात की वजह से रो रहे हैं, खासतौर पर कराची में। तो हम तो जब प्रोग्राम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितने मसाइल हैं उनका जिक्र कर सकें, लेकिन जैसे कि हम कराची वालों के मसाइल देख रहे हैं उसमें दिन ब दिन सिर्फ और सिर्फ इजाफा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा भी ऑब्वियसली क्या बिजली के तकसीमकार कंपनियों को वोरा साहब क्या पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो आवाम के ऊपर इस तरह के जो है वो जुल्म ना ढाएं? मतलब उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता, या वो नहीं चेक एंड बैलेंस कर सकते? लेकिन ये एक इदारा बना दिया गया है नेपरा, वो नेपरा रेगुलेट करता है, नेपरा परमिट करता है। क्या जरूरत है इस तरह की ब्रिजिंग की? डायरेक्ट हुकूमत फैसला करे कि वो क्या, हमने नेपरा की जो है ना जो प्रपोजल आई थी, नेपरा को जो प्रपोजल भेजी थी, नेपरा ने अप्रूव कर दी। अरे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो आवाम के टैक्सों पे आप लोग पल रहे हो, पूरा मुल्क आवाम के टैक्सों पे पल रहा है। इन पर्टिकुलर कराची 70% ऑफ टैक्सेस पे कर रहा है। तो आपको कंपनसेशन देनी होती है, आपको यूटिलिटीज में, आपको सर्विसेज में आवाम को कंपनसेट करना होता है। आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज इस तरीके से बनाएं कि आप आवाम को जो है किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं जो है कंपनसेट करें। यहाँ तो आपने आवाम से जीने का हक बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप उनसे कहते हैं तुम कमाए जाओ, हमें टैक्स दिए जाओ, और हम तुम्हारी जो है सांसें रोकते जाएंगे, हम तुम्हारा गला दबाते जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन जब ये खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये जान से मार देंगे, तो फिर इनके पास टैक्सेस कहाँ से आएंगे? आज कराची में आप गाड़ी में जाना, उस पर भी लोड शेडिंग, अशरफ साहब, उस पर भी लोड शेडिंग नामुमकिन है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, आपका सीवेज सिस्टम बर्बाद है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं कहीं जो है इश्यूज हैं, इट्स टोटली गॉन। कराची में रोड्स का कोई सिस्टम नहीं है, कराची में सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, कराची में कचरा उठाने का कोई सिस्टम, कराची में क्या चीज आप। अरशद वोरा साहब, मैं सिर्फ ये आ रहा था, आप ऑलरेडी एक्स डिप्टी मेयर भी रहे हैं और खैर अभी तो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं, लेकिन खैर आप क्या समझते हैं जब हम खासतौर पर कराची के मसाइल की बात कर रहे हैं और फिर जब मेयर की बात करते हैं, मेयर कोई इलेक्ट हो भी जाता है और फर्ज करें आपकी जमात से भी आ जाता है, क्या उसके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो कराची के मसाइल को हल कर सके? क्योंकि अब तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि मेयर इलेक्ट होने के बाद भी उसके पास इख्तियारात ही नहीं है, ना फंड्स हैं कि वो इस कराची के जितने मसाइल बढ़ चुके हैं उनको हल कर सके। लेकिन शाहजेब, आपको याद होगा कि अभी आर्टिकल 140A पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक पूरी जो है ना पूरा उसके ऊपर जो जजमेंट दी है, उस जजमेंट में उन्होंने A to Z एक एक पॉइंट आर्टिकल 140A का डिफाइन कर दिया कि आर्टिकल 140A में फाइनेंशियल पावर्स कहाँ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहाँ जाएंगी, पॉलिटिकल पावर कहाँ जाएंगी, ये टोटली उन्होंने डिफाइन कर दिया है। अच्छा, जब अभी ये हुकूमत गिराने की बात हो रही थी इमरान खान साहब की, और ये MKM और पीपल्स पार्टी और PMLN और मौलाना साहब ये सब जब एक हुए तो एक एग्रीमेंट बना था। उस एग्रीमेंट में हमने ये भी सुना था कि शायद ये, क्योंकि इस एग्रीमेंट का एक पार्ट ये भी था कि जो है आवाम को निचली सतह तक इख्तियारात दिए जाएंगे, तो उसके लिए जो है कमेटियां बना रहे हैं। कमेटियां बनने के बाद कानून साजी होगी। ये देखें, ये आवाम को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। कानून साजी तो चीफ जस्टिस साहब ने आपको करके दे दी, कानून साजी तो आपका 1 घंटे का काम नहीं बचा है। आप सिंसियर ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि आवाम को निचली सतह तक इख्तियारात दिए जाएं। अगर आपने वो दे दिया तो फिर तो आपके हाथ पैर कट गए। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि एक UC के चेयरमैन को जो है उसके हिस्से का फंड मिलना चाहिए। आवाम
की उस तक रसाई आसान है। आवाम सीएम हाउस तक नहीं जा सकता, आवाम अपने मोहल्ले के यूसी के चेयरमैन के पास जाएगा कि भाई मेरी सड़क टूटी हुई है, मेरी गली में पानी नहीं आ रहा। तो ये तो पहले दिन से हमारा इसका मकसद ही ये है ताकि जो गली मोहल्लों के लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो अपने यूसी चेयरमैन के पास लेके जाएं, वो उनके मसाइल हल करें। लेकिन खैर ये पूरा सिस्टम आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक इख्तियारात नहीं कोई फायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच अरशद वोरा साहब, आपने ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और खैर मसाइल तो हमारे चल रहे हैं। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, और आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मसाइल पर बात हो चुकी है, बहुत सारे मसाइल जिसमें बिजली के बिल भी हैं। मुल्क को दरपेश इस वक्त काफी मसाइल हैं, खासतौर पर हालिया बारिशों की वजह से कई मसाइल पैदा हुए। लेकिन अभी एक मसला और भी है, खासतौर पर जब हम बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे थे सिंध में, जिसका दूसरा मरहला फिर मुलतवी कर दिया गया है। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ है और सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने सिंध हुकूमत की जो है उन्होंने बात रखी थी सामने, और उनकी वजह से इंतखाबात को जो है वो मुलतवी किया, और वो कैंपेन पीक पे पहुंचती है सबकी और मुलतवी हो जाती है। और इमरान खान साहब ने जो जलसा भी करना था आके जो है वो भी रह गया। तो काफी सारी चीजें जो है वो इस वक्त बैकफुट पे चली गई हैं, होल्ड पे चली गई हैं, जो है टेम्पररीली इनको जो है वो रोक दिया गया है। और साथ साथ अगर बात करें हम आगे इस हवाले से, तो हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम ने। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? ये अब अचानक से दोबारा से, जैसे शाहजेब ने कहा कि इलेक्शन जो है वो फिर एक करीब पहुंचता है, पीक पर पहुंचता है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई एक नया फैसला दे देती है। आप इस फैसले को मुलतवी होने के कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो काम किया जाए बदनीयती पे है, इससे कि बारिशों के मौसम और बारिशों की वार्निंग जो थी वो बहुत पहले से महकमा मौसमियात दे चुका था। चलिए, एक दफा आपने बारिशों की वजह से जब पोस्टपोन किया तो आपको पता नहीं थी कि मानसून सीजन कब तक रहता है, तो आप उसी वक्त तारीख दे देते। चलिए, वो भी मान, ये कैसी बात है? मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने आज से 60 साल पहले पढ़ा हुआ था, जब मैं मैट्रिक में था, 8वीं जमात में था, कि पाकिस्तान के अंदर मानसून सीजन 15 सितंबर को खत्म होता है। तो ये तारीख क्यों नहीं दे सकते भाई? जब आपने ये कहा कि मुलतवी कर दिया तो कह दीजिए कि 15 सितंबर के बाद पहली इतवार 18 सितंबर को होगा, 18 को नहीं होगा, 25 को होगा, 25 को नहीं होगा, 2 अक्टूबर को होगा। तारीख तो देते, मतलब कोई डेट दे इस तरह की तारीख ना देना। क्योंकि फिरदौस साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हालिया बारिशें सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में, उसके बाद मेरे ख्याल में इनको डेट 15 सितंबर के बाद की देनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? जी, मैं तो कह रहा हूं ना कि डेट देना, ये जो है मुलतवी कर दिए और कोई तारीख नहीं, ये कौन सी बात हुई? पहले ही 2.5 साल डिले हो चुका है। ये खौफ का आलम है। ये सिर्फ ये कि इन्हें 245 पे जो शिकस्त हुई, इनके हाथों के तोते उड़ गए। इन्हें कराची बिल्कुल अपने पास से जाता रहा। इन्होंने हर किस्म की कोशिश कर ली, MQM के साथ मिलके। उन्हें कहा शायद इस एक हल्के में जिधर आमिर लियाकत जीते थे, कम मार्जिन से जीते थे, कि ये शायद सब लोग मिलके PTI को जेल, लेकिन वहां तो मामला ही गड़बड़ हो गया। जितने वोट इन सबको मिले मिलके, उससे 33-40% ज्यादा PTI को अकेली को मिले। अब ये सूरत हाल, तो क्या फिरदौस साहब आप लोग तैयार थे? एक और जी बोलिए। जी सॉरी, आप बात काट रही हूँ, माजरत। आपकी बात से वही आया था क्या अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप लोग तैयार थे इलेक्शन के लिए, मतलब ऑल सेट रेडी टू गो? जी, दूसरी दफा, पहली दफा नहीं, पहला इलेक्शन जो है, इलेक्शन की तारीख से 4 दिन पहले मुलतवी किया। मैं पिछले हफ्ते बाकायदा 3-4 घंटे बैठा हूँ इलेक्शन कमीशन में, सिंध के दफ्तर में, और मैंने कहा देखो, ये गरीब गुरबा का इलेक्शन है, इसमें कोई अमीर लोग नहीं है,
ये बार बार इलेक्शन के खराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये घर बैठ जाएंगे, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा। यहाँ आपके पास जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा होता है काउंसलर का, वार्ड काउंसलर का, वो एक नौकरी पेशा आदमी होता है, उसके दफ्तर वाले भी उसको इतनी छुट्टी नहीं देते। वो किसी छोटी मोटी दुकान में काम कर रहा होता है, वो कोई ये नहीं है कि वो लखपति करोड़पति लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली वालों की तरह। लेकिन उनके तो कान पे जू नहीं रहेंगे। एक दिन पहले अनाउंस किया कि इलेक्शन होंगे, कोई देखे ना अली की हद। एक दिन पहले का अनाउंसमेंट आया कि कराची में इलेक्शन में होंगे, हैदराबाद, दादू और थट्टा सुजावल में नहीं होंगे। और उसी दिन शाम को फिर अपील कर दी कि ये हम इलेक्शन नहीं कर सकते। अगले दिन फैसला आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। ये बार बार का मजाक है। ये क्या साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन ना है। बिल्कुल। लेकिन सर इसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी फिरदौस साहब सामने आ रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है खासतौर पर सिंध के इलाकों में, कराची में, और कहा यह जा रहा है कि जो दही इलाके हैं, खासतौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैं, इस वक्त मुख्तलिफ रेस्क्यू में इस वक्त मसरूफ हैं जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, खासतौर पर पाक फौज है। तो इस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा बल्दियाती इंतखाबात का कराना। आप समझते हैं ये भी एक फैक्टर है? जी मैं देखिए, मैं इस वाली बात पे तो जा ही नहीं रहा कि इलेक्शन सही पोस्टपोन हुए, गलत हो। मैं तो उनकी टाइमिंग, आप कह रहे हैं कि बस एक डेट दे दी जाए ताकि सबको पता हो। एक दिन पहले, एक दिन में हालात तब्दील हुए, सिर्फ एक दिन में हालात तब्दील हो गए। एक दिन पहले का कराची में इलेक्शन होंगे, बाकी सिंध में नहीं होगा। सब लोगों ने गेयर अप कर लिया कि भाई अब तो इलेक्शन कमीशन ने 4 दिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हो सकता है इनोसेंट मिस्टेक, मान लिया वो रीजन है, तारीख क्यों नहीं दे रहे? अगली तारीख क्यों नहीं दे रहे? आप ये बताइए ना। अगर बदनीयती नहीं है, सेफ डेट दे दें भाई। बारिशें 15 को खत्म होंगी। मैंने आपको कहा 18 सितंबर दे दो, 25 सितंबर दे दो। 25 सितंबर को तो इलेक्शन करा ही रहे हैं ना। सही। इलेक्शन कराची में हो रहा है, उसके साथ करा रो बंदियात। अच्छा, तो फिरदौस साहब क्या आ रहे हैं फिर? खान साहब आ रहे हैं 26 अगस्त को कराची आ रहे हैं फिर, वो क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए खान साहब को हम 26 दिन, जब इलेक्शन नहीं हो रहे और 3 हलकों से वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो अपने इन हलकों के इलेक्शन के मुताबिक डेट पे आएंगे, यानी 25 सितंबर से पहले। ठीक है, इंशाल्लाह खान साहब कराची जरूर आएंगे। अच्छा, ठीक है। यानी कि लेकिन आप वो कह रहे हैं कि 1 डेढ़ 2 और ये वाली बात है, कम से कम बारिशों का तो सबको ही पता है, और आपने भी कहा जिस तरह आपने फरमाया अभी, बात सही है। लेकिन हो सकता है फिरदौस साहब ना जहन में रहा हो कि भाई मानसून आ रही है। ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं हो सकती, बड़ी इनोसेंट मिस्टेक भी तो हो सकती है इलेक्शन कमीशन से, नहीं? जी बिल्कुल। इसीलिए दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन। मैं आप ये कहते हैं हमें पता नहीं था इस साल मुहर्रम आना है, 10 मुहर्रम को रख लेते हैं इलेक्शन। कोई भूल सकता है ऐसी चीजें? बारिश का मौसम भूल सकता है? आपको ये नहीं, आप ये कितनी शदीद गर्मी होती है। शदीद गर्मी किस महीने में होती है? आप रख दें दिसंबर के बीच में आजाद कश्मीर में इलेक्शन। क्या हमें पता नहीं था कि बर्फ गिरेगी? अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी अरशद वोरा साहब से, और बात इसी हवाले से हो रही थी, खासतौर पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, कि अगर किसी भी जमात के हो, कोई भी मेयर आ जाता है तो उसके पास इख्तियारात कितने हैं कि वो कराची के मसाइल हल कर सके। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की बात करें, इस वक्त पीटीआई के पास क्या प्लान है? फर्ज करें कराची में आप लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी मिलती है, मेयर आप लोगों का आ जाता है, उसके बाद आप लोगों का क्या प्लान है? कराची के मसाइल किस तरीके से हल किए जाएंगे? चलिए, पहली चीज तो ये है कि टेल मी हाउ मच टाइम यू गिव मी फॉर दिस आंसर, के इसलिए मैं उसी के लिहाज से अपने जवाबात को प्रायोरिटाइज करूं और टाइम को सेट करूं। कितना टाइम देंगे आप मुझे? इससे सर आपको पता है चंद मिनट ही होते हैं, इसमें हमें जरा करना होता है। आप प्लीज, मैं आपसे पास करूंगा, आप इसके ऊपर एक अलहदा से प्रोग्राम मेरे साथ कर लीजिए। लेकिन मैं देखिए, अरशद वोरा जो बात कह रहे हैं उसमें बिल्कुल बात दुरुस्त है। सबसे पहले ये
कि empowered local government as per the Constitution of Pakistan होना चाहिए। जब एक ही जमात को मैंडेट मिलेगा और इंशाल्लाह वो पीटीआई को मिलेगा। अगर सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं सिंध हुकूमत बंद कर दूंगा। मैं सिंध हुकूमत बंद कर दूंगा। सिंध हुकूमत विल नॉट फंक्शन इन कराची इफ दे डू नॉट एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट। पहला काम महासरा होगा, धरना होगा, इससे कि जब तक ये एम्पावर नहीं करेंगे बल्दियाती निजाम को। ये पिछले 15 साल से कराची का बेड़ागर्क करने सबसे बड़ी दुश्मन जमात कराची की जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जो इनके साथ इनके हवारी अब मिल गए, जो माजी में भी इनसे मिलते रहे, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, अब एमक्यूएम भी दुश्मन है शहर। तो मैं तो बड़े वाज़ेह हूँ, वो भी है। और बात ये है कि सबसे बड़ी आपके पास सलीका होना चाहिए, आपके अंदर कफायतशारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दयानतदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जो पैसा आता भी है, अब इस वक्त एक बड़ी तब्दीली आ गई है। जो प्रेशर हमने रखा हुआ था, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब लोकल गवर्नमेंट्स के पास आ गया है। आप इसके जरिए काफी रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं। आपको इनोवेटिव टैक्सेशन लानी पड़ेगी। आपको जो टैक्सेशन एग्जिस्ट करते हैं उनका कलेक्शन बेहतर करना पड़ेगा। इससे कि इस वक्त आपको पता है KWSB की बिलिंग क्या होती है, आपको सिर्फ 11% बिल कलेक्ट होता है। इतनी इनएफिशिएंट है गवर्नमेंट, इतने इनएफिशिएंट है इदारे। इससे कि सरकारी इदारों के अंदर एक तो बेहतर दिए गए, उसके साथ साथ उनकी कारकर्दगी इतनी खराब है कि लोग समझते हैं कि नाकारा है। कोई चीज काम नहीं। अब 52 फायर टेंडर आ चुके हैं। KWSB में हजारों एम्प्लॉय ज्यादा हैं, लेकिन फायर टेंडर्स के क्रू अभी तक नहीं पूरा हुआ। 52 फायर टेंडर, ये कैसी बात है? बिल्कुल, आप फिरदौस शमीम नकवी साहब सही निशानदेही कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल हैं और मेरे ख्याल में कि जाहिर बात है अगर मेयर इसी निज़ाम में आ जाता है तो फिर तो उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। तो ये सब जिस तरीके से हम देख रहे हैं सब कुछ करने की जरूरत है, उसके बाद ही कोई पॉसिबिलिटी कराची के मसाइल हल हो सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और गुफ्तगू हो रही थी खास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात पर, लेकिन हमें कुछ और भी बताना है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और अब आपको दिखाएंगे जनाब बाइक ट्रेनिंग के हवाले से हुकूमत सिंध का बड़ा ऐलान। सिंध के सरकारी कॉलेजेस की तलबात को मोटरसाइकिल ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जनाब जारी हो गया और अब लड़कियां जो है वो बाइक सीख सकेंगी चलाना। माशाअल्लाह। और लड़कियां हुकूमत सिंध के इस इक़दाम पर क्या कहती हैं, हमारी नुमाइंदा रबिया खान से जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज लाइन्स एरिया में मौजूद है। जी रबिया बताइएगा। का ऐसा कदम गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो लड़कियां हैं उनको बाइक की ट्रेनिंग देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और जो कॉलेज की प्रिंसिपल्स हैं उनसे लिस्ट मांग ली गई है कि जो लड़कियां इंटरेस्टेड हैं उनके जो है वो नाम गवर्नमेंट को दिए जाएं ताकि ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाए। इस वक्त हम गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज लाइन्स एरिया में मौजूद हैं और यहाँ जो लड़कियाँ मौजूद हैं उनसे ज़रा जानते हैं कि वो हुकूमत के इस कदम को कैसा देखती हैं और ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है उसमें कॉलेज तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा है, मतलब कॉलेज आने जाने में, और मतलब मसला बहुत होता है। मेरा एडमिशन भी साइंस में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि नाम बहुत दूर आ रहे थे, तो इस वजह से अच्छी बात है और जिनको इंटरेस्ट है तो वो तो ज़रूर लेंगे। आप क्या कहना चाहोगी सवाल? काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पर आने में मेरे को फिर भैया को सुबह सुबह उठाना होता है, वो उनको जॉब पे जाना होता है, जॉब काफ़ी दूर करते हैं, तो मेरी वजह से उन्हें इस रास्ते से जाना पड़ता है। तो इस वजह से सीखनी चाहिए बाइक, अच्छी बात है। आप क्या कहती हो, अगर गवर्नमेंट जो है वो आपको बाइक की ट्रेनिंग दे देती है तो उसके बाद कितना आसान हो जाएगा कॉलेज आना, और उसके अलावा भी काम किया जा सकता है, बाइक चलाई जा सकता है? बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अभी तो मैं अपने बाबा के साथ आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत दूर पड़ता है घर। अगर ये सब ट्रेनिंग होगी तो आसानी हो जाएगी कॉलेज आने जाने में। जी बिल्कुल, यहाँ लड़कियों का यही कहना, ना सिर्फ वो अपने कॉलेज आने जाने के काम जो है वो कर सकती हैं, इसके अलावा दीगर काम के लिए निकल सकती हैं, क्योंकि अभी जो शहर की ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है तो या तो उनको बस के धक्के खाने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं कब तक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होता है और उसके बाद जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी थैंक यू रबिया, क्या ज़बरदस्त जो है वो कब तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है, कब तक हमारी जो खासतौर पर तालिबात हैं सरकारी कॉलेजेस की, इनको खासतौर पर बड़ा अच्छा स्टेप है, वैसे बहुत अच्छा स्टेप है। इस तरह उन्होंने कहा कि घर वालों को तकलीफ होती है, हमारे लिए दूर पड़ता है,
एक लड़की कह रही थी ना, मुझे सुबह सुबह भाई को उठाना पड़ता है। हाँ, यही हमारी शिकायत रहती है कि जो भैया को उठाना पड़ता है सुबह सवेरे, जो पाकिस्तान के सुबह सवेरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह कहती है मैं ड्रॉप करके, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जब भैया उठते हैं तो फिर उनका मूड खराब होता है। लेकिन एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है, ड्रॉप करने जा रहे हो। आप अपने दोनों आंखें खुले रखिए, रहिएगा हमारे साथ। सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक जी। शाज़ेब और माया के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सवेरे पाकिस्तान 92 में बराह रास्त। और हम जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में ये बात कर रहे थे, जिस तरीके से बारिशों के होने से सैलाबी रैले और जो नुकसान जिस तरह हो रहा है, हम पता नहीं कितने इलाकों की तो बात आपसे शेयर भी नहीं कर पाते। और हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि सिर्फ जो है बलूचिस्तान नहीं बल्कि सिंध में, पंजाब के जो कितने इलाकों में कितना जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त साउथ पंजाब की अगर हम बात करें, लेकिन इस वक्त हम आपको देखे चलेंगे दादू के इलाके काचू में जो गाज नदी है उसने तबाही कितनी मचा दी है। और जनाब इसके अलावा से उसका पहाड़ी जो कीरथर जो पहाड़ी सिलसिला है उससे 20 से ज्यादा मजीद नहरें जो है वो शाज़ेब बह गई। बिल्कुल ये बताया जा रहा है कीरथर पहाड़ी सिलसिले के हवाले से कि वहां पर 50 से ज्यादा गांव ज़ेरियाब आ गए हैं। बारिश और सैलाब की वजह से कितने गांव डूब गए हैं, इस हवाले से हम जानना भी चाह रहे हैं वहां पर लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है। हम कोशिश कर रहे हैं जहां पर भी हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमें जितनी रिपोर्ट्स पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि एटलीस्ट ये हाईलाइट तो हो बात कि कहां पर कौन कौन से गांव जहां पर लोग बसते हैं और उनको कितनी परेशानी का सामना है। और आप ये देखिए कि आसान नहीं है इन इलाकों में जाना। इन एरियाज में हमारे नुमाइंदे पहुंचकर आप लोगों को अपडेट देते हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं कादर लाशारी जो इस वक्त काचो में मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। कादर बताइएगा वहां की क्या अपडेट है, खासतौर पर हालिया बारिशों के बाद और इस सैलाब के बाद क्या वहां पर सूरत हाल है? जी बिल्कुल, काचो की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब सूरत हाल है। अब हम यहाँ मौजूद हैं, ये जोही डिस्ट्रिक्ट दादू में है, जोही के इलाके में मौजूद हैं। और यहाँ से जो सड़क जा रही है उसको शुगाफ पड़ा है और तकरीबन कोई 100 से मज़ीद जो गांव हैं उनका ज़िला और तालके हेडक्वार्टर से जो ज़मीनी रास्ता है वो कट गया है। और हम ये कह सकते हैं कि लाखों लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको अभी रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। उसके अलावा उनको राशन और टेंट वगैरह देने की ज़रूरत है। तकरीबन कोई लाखों लोग हैं जो काचो में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई भी इमदादी टीमें या रेस्क्यू टीमें जो हैं वो नहीं पहुंची हैं। यहाँ कश्तियाँ चल रही हैं, कश्तियों से लोग जो हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ ही देर में बता रहे हैं यहाँ के डेड बॉडीज़ जो है वो भी जामशोरा से जो आ रही है उसको वाही पांधी डेड बॉडी करनी है, वो भी कश्तियों से ही मुंतकिल करेंगे। कादिर भाई आपकी बात साथ करते रहिएगा, साथ हमें प्लीज बताइए आपके जो पीछे का पूरा एरिया है जरा आप दिखा सकते हैं एक नजर, ताकि हम देख सकें क्या सिचुएशन है इस वक्त और दिखा भी सकें। और आप बहुत आपको हम आपके बैक साइड पे देख रहे हैं आपके अकब में कि हालात काफी खराब आपने अम्ब्रेला लिया हुआ है। आप काइंडली कैमरा अगर मूव करके हमें दिखाइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो आप बता रहे हैं कि जो जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है, जो एक शगाफ पड़ा है सड़क पर, इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां की? जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन तलहा को कहूँ कि वो मेरे पस मंज़र में जो मनाज़र हैं वो दिखा सकें। ये सामान जो है लोग लेके जा रहे हैं या वहाँ से जो लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ गाँव से जो आ रहे हैं, यहाँ शगाफ जो पड़ा है तो यहाँ से ये मोटरसाइकिलें या दीगर जो सामान है वो कश्तियों से लोग जो हैं वो लेके आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट दादू से या जोही से जो सामान जा रहा है, ये बड़े बड़े जो गांव हैं हमारे वाही पांदी है, उसके अलावा दो बिरामनी, पीरबक, लाशारी, उनकी आबादी बहुत है। बहुत सारे गांव ज़ेरे-आब जो हैं उनका जो खाने पीने का सामान जो है वो यहाँ से जा रहा है। लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत उनके घर गिर गए हैं और लोग जो हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन नकल मकानी करके भी कहाँ जाएं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी नहीं है, तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं। अभी जोही में पूरी रात जो शदीद बारिश हुई है उस वजह से लोग जो मुतासर हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि सुबह को उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है, उनके बच्चे जो हैं वो भूखे बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई इमदाद भी नहीं मिली है, राशन भी नहीं मिला है, टेंट भी नहीं मिले हैं। इस कंडीशन पे फौरी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, पहले
रेस्क्यू की ज़रूरत है, लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उनका सामान जो है, उनकी माल मवेशी जो है, पहले रेस्क्यू का काम, लेकिन कोई भी रेस्क्यू का काम नहीं रहा। लोग अपनी मदद आपके तहत सड़कों पे आ रहे हैं। उसके अलावा उनको टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बारिश चल रही है। यहाँ हम मौजूद हैं तो अभी भी बारिश जो है वो 1 घंटे से बारिश चल रही है, पूरी रात बारिश चली है, वक्फे से शदीद किस्म की बारिश जो है चल रही है। लोगों के पास टेंट भी नहीं है। और आप इनका भी कहना अपना है कि ख्याल रखिएगा और बहुत खैर आफियत के साथ जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने जो है नुमाइंदा 92 तमाम नुमाइंदा जो 92 न्यूज़ के हैं उनका बेहद शुक्रिया, जिस तरीके से इस वक्त वो सब लोगों को अपडेट रखने के लिए कैसे कैसे इलाकों में किस तरह जा रहे हैं। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा, आपके कैमरामैन का, और आपका बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, इस तरह बारिशों की बात कर रहे हैं शाहजेब, तो जरा हम सिंध से होते हुए बलूचिस्तान की तरफ जरा बढ़ते हैं। बलूचिस्तान का जिक्र भी जरूर कर लें। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, खासतौर पर सैकड़ों देहात सैलाबी रेलों की नजर हो चुके हैं। फिर वहां पर हम देख रहे हैं कि हालात अब जो शाहराहें हैं वो भी टूट चुकी हैं, सड़कें बह गई हैं और जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। तो इसलिए जो रिलीफ है खासतौर पर वहां पर पहुंचाना, जो वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं राशन पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, वो भी अब बड़ा मुश्किल हो चुका है। वहां से लोगों को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो लोगों की जिनकी डेथ्स की जो नंबर है अगर हम आपसे शेयर करें जाए, वो भी 230 तक जो है वो पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। और पुल और रेलवे लाइंस जो है वो तबाह होने से सूबे में मुआसाती ऑब्वियसली निजाम शाहजेब ने बताया वो भी जो है वो तमाम खत्म हो चुका है। सामान से भरे सैकड़ों ट्रक भी जो है वो रास्ते बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, वो जा नहीं सकते ना, क्योंकि रास्ता ही नहीं है आगे। तो लोग कितना इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो इमदाद कर सकें, हम किस तरीके से कुछ इकट्ठा कर सकें, कुछ पहुंचा सके, लेकिन पहुंचाएंगे किस तरह शाहजेब? तो इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फरा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फरा साहिबा, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, खासतौर पर हम सिंध की बात भी कर रहे थे, लेकिन खैर जब बलूचिस्तान का हम रुख कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं तमाम मनाजिर भी आ रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। जो जमीनी राब्ता है वो अब तकरीबन मुनक़ता होता जा रहा है, मुख्तलिफ शाहराहें टूट गई हैं। तो अब किस तरीके से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है या किस तरीके से वहां पर राशन पहुंचाया जा रहा है, इस वक्त जो करंट अपडेट है वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह के आप सब जानते हैं कि पिछला 30 साल रिकॉर्ड जो है बारिशों का वो टूट गया है, स्पेशली बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कुछ इलाकों में, जिस तरह लसबेला है, कोलू है, मूसा खेल है, किला अब्दुल्ला है, और अब हम मज़ीद बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। योब से आगे जो इलाके हैं जो पंजाब से जाकर मिलते हैं, कल शदीद बारिश हुई है पंजाब के इलाकों में भी, और इसी तरीके से हमारे जो बलूचिस्तान के इलाके वहाँ से जुड़ते हैं उन इलाकों में भी। फिर लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, मशीनरी ऑन ग्राउंड मौजूद है, इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर काम करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। लसबेला के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी अब तक खड़ा है, जमीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हैं। इसी तरीके से कोयटा और कराची की जो शाहरा है वो हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है, और बहुत सी देखिए वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आप ये देखें, बारिशें, नेचुरल डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर बलूचिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिला है, और जिस तरीके से आप देखें कि पहाड़ों के साथ आबादियाँ मौजूद हैं और फिर कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुए हैं, रोड्स की कमी भी है, और इसी तरीके से बारिशों की वजह से ब्रिजेस जो नुकसान पहुंचा था, टूट चुके थे, वहां पर मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन जब बारिशें बहुत शदीद होती हैं तो वो मुतबादिल रास्तों को भी नुकसान पहुंचता है। अभी तक 20,000 तो इस तरीके से सामान से भरे जो ट्रक है वो भी रास्ते बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। आप फरमा रही हैं इस तरह रास्ते भी अभी बहुत जगहों के बंद हैं, तो जरा से ये भी बता दीजिएगा इस तरह सामान से भरे ट्रक्स जो हैं वो भी अब रास्तों के बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या बिल्कुल भी कहीं भी जो है वो जाने का जो है वो रास्ता नहीं है, हर जगह से मुनक़ता हो चुका है? बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना है इंतज़ामिया को भी। हालांकि इंतज़ामिया के पास सारे जो रिसोर्सेज, जिस तरीके से फूड एंड नॉन फूड आइटम्स पीडीएमई की जानिब से प्रोवाइड कर दिए गए थे इन टाइम, लेकिन यही बात है कि बारिशें शदीद होने की वजह से और सैलाब की वजह से कुछ रास्ते जो हैं वो बंद हैं अभी तक। अब मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बलूचिस्तान के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जहां आप ये समझ रहे हैं कि इंतज़ामिया नहीं पहुंच रही, काइंडली हमसे राब्ता करके आप हमें ये बताएं कि कौन से ऐसी फैमिलीज हैं जहां तक अभी तक इंतज़ामिया नहीं पहुंच सकी, ताकि आप पॉइंट आउट करें। क्योंकि देखिए, मशीनरी ऑन ग्राउंड है, तमाम
फूड एंड नॉन फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास सारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, लेकिन अभी ये टाइम है कि हम सब मिलकर आगे बढ़कर मुनक़ता है। अगर ये सब कुछ अवेलेबल है भी और मशीनरी अवेलेबल भी है तो वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो मुझे काइंडली बताएगा, पीटीएमए से, खासतौर पर वफाकी हुकूमत से, पाक फौज से आप लोग किस हद तक राब्ते में हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जाए? क्योंकि पहला तो मेरे ख्याल में टारगेट ये होना चाहिए कि वहां पर तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अगर जमीनी राब्ता नहीं हो पा रहा, मुनक़ता है, और सामान भी नहीं पहुंच पा रहा, मशीनरी भी नहीं पहुंच पा रही, तो फिर तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जी नहीं, देखिए मैं आपको एक और चीज यहां पर बताऊं। कुछ ऐसे इलाके हैं, सारे इलाके नहीं बल्कि कुछ इलाकों में तो रिहेबिलिटेशन के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन चंद ऐसे इलाके हैं कि जहां पर जमीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता है शदीद बारिश की वजह से, पानी खड़ा होने की वजह से। वरना ऐसी बात नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान में ये सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन चंद ऐसी जगह हैं कि जहां पर इंतजामिया मौजूद है और पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और इंशाअल्लाह हम वहां पर पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स भी आपको पता है कि इस रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशन में शामिल किए गए थे। अभी परसों भी बल्कि पीडीएमए को फराहम किया गया एक हेलीकॉप्टर, लेकिन बारिशें बहुत शदीद हैं तो हेलीकॉप्टर्स भी आप मुझे बताएं इस वेदर में कैसे काम करेंगे। लेकिन फिर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब फुल सपोर्ट कर रहे हैं हर मामले में, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स के हद तक है या दीगर मामलात हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इन टच हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, और जिस तरह आपने कहा कोऑर्डिनेशन, तमाम स्टेक होल्डर्स, आर्मी, एफसी, बलूचिस्तान की हुकूमत सब कोऑर्डिनेशन में मौजूद हैं और ऑन ग्राउंड मौजूद है। कोऑर्डिनेशन में कोई ऐसी कसर नहीं उठाई रखी और इंशाल्लाह हम अपनी आवाम के साथ हैं। सही नहीं, बड़ी हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और अल्लाह ताला आसानी फरमाए हमारे पूरे पाकिस्तान पे। थैंक यू सो मच फराजिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। और ये देखकर अभी इस वक्त वाकई में हम ये नहीं कह सकते कि हम तसल्ली बख्श हो चुके हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम परेशान हैं, हम दुआ गो हैं, क्योंकि अब जो नया स्पेल आ रहा है, अभी तक तो पहले ही नहीं संभल पाए थे शाहजेब, अभी नया स्पेल जो आ रहा है उसमें कैसे हम संभल पाएंगे? तो इसका मतलब है कि हमें वाकई में आगे आने वाले सालों में पता नहीं और किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और खासतौर पर जैसे फराज साहब जिक्र भी कर रही है, वहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं, फिर वो कच्ची आबादियां हैं, तो वहां पर पानी की सूरत ऐसी हो जाती है कि फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब एक और खबर है जो प्रोग्राम में शामिल करनी है। यूएई के हवाले से दुबई ट्रैवल करने वाले अफराद पर 5000 दिरहम लाने की शर्त आयद कर दी गई है, जिसके सबब पाकिस्तान में दिरहम की तलब में इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ यही वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट में इसकी शॉर्टेज भी हो रही है और पाकिस्तान से यौमिया 15 से जायद फ्लाइट्स में 4000 से जायद अफराद रोजाना विजिट और वर्क वीजे पर यूएई जाते हैं। बिल्कुल, रेट्स में भी फर्क आया है, यानी कि प्राइसेस हाई हुई हैं। अगर आपने खरीदना है तो अब आपको दिरहम 3-4 दिन में जो पहले जिन लोगों ने खरीद लिया उनको उस वक्त सस्ता पड़ा और अब जो वो खरीद रहे हैं उनको महंगा पड़ेगा। उसकी वजूहत बहुत सारी हमें तो बता दिया हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद साहब ने, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और सबको बताएं इस शर्त के क्या असरात मुरत्तब होंगे और क्यों हुई, उनकी बेसिस क्या है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप बताएं। शराज, ये पूरी खबर हमने नाज़रीन को सुनाई और अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी बेसिक इस शर्त की वजह क्या है और फिर इससे क्या असरात हम देखेंगे खासतौर पर जो सामने आएंगे। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ माह से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में एक तरफ जहां इन्फ्लेशन है, जॉब्स के इश्यूज हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर जाएं, अच्छा रोज़गार कमाएं, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एजेंट जो हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उसमें यह है कि दुबई भेजने का जो झांसा है वो दिया जाता है और उनको वर्क वीज़ा के बजाय विजिट वीज़ा पर यहाँ से भेजा जा रहा है और उनको जाली टिकट्स जो हैं वो रिटर्न बना के दी जाती हैं, जो कि इमिग्रेशन हुकाम चेक करने के बाद उन्हें कहीं अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहाँ जॉब्स मिल पाती हैं और ना ही जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाते हैं। उनका भी नुकसान हो रहा है और यहाँ से जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अलग हमें परेशान दिखाई देते हैं। इन सब को, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सख्तियां जो हैं वो की गई हैं इमिग्रेशन के हवाले से। खास तौर पे 80 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने डिपोर्ट भी किए हैं और ये शर्त आयद कर दी है कि जो भी वहाँ विजिट के लिए आएगा 5000 दिरहम जो है वो अपने साथ लाजिम लाएगा बसूरत, इसके अलावा जो है उन्हें वहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जो है यूएई ट्रैवलिंग होती है, खास करके विजिट के लिए, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस के लिए, और बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ जो आमदोरफ्त है वो देखी जाती है। तहम इस
सब सूरत हाल की वजह से यूएई दिरहम की जो मार्केट में डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 15 अगस्त से लेके अब तक जो है दिरहम की कीमत में तकरीबन 6 रुपए का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया है और 63 रुपए और 64 रुपए की सतह पर इस वक्त दिरहम जो है वो मार्केट में मुश्किल से मिल रहा है शहरियों को। बाज़ औक़ात ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है। अब जो ज़रूरत के लिए जाने वाले हैं, खास करके बिजनेस पर्पस के लिए या इलाज मुआवजे के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब फॉरेक्स वालों ने, डीलर्स ने भी जो है वो कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, हुकूमत से अपील की है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत की जाए, कुछ पॉलिसीज को नरम किया जाए, क्योंकि यूएई हुकाम से बातचीत होगी तो कुछ सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। आप साथ रहिएगा हमारे, क्योंकि अभी इसी मामले पे हमने मजीद बात करने के लिए हमें एक्सचेंज नीड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक मोहम्मद उस्तान साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहला सवाल, क्या हमारी मार्केट में इतनी जो है वो सलाहियत मौजूद है कि जो डिमांड हो दिरहम्स की डेली के बेसिस पर उसको वो पूरी कर सके? देखो, यही चीज़ मैंने हुकूमत से भी की है और मैंने कहा कि हुकूमती सतह पे अपील की जाए कि ये इसको 5000 के बजाय 1000 दिरहम कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ मार्केट में इतना दिरहम नहीं है और उसमें हुकूमत ने ये भी कहा है 5000 दिरहम या $2000। तो ये भी मैं अपने जो नाजरीन हैं और जो भी बाहर जाना चाहते हैं उनको ये भी इंफॉर्मेशन दो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास दिरहम या डॉलर हो, रियाल भी आप ले जा सकते हैं। तो हुकूमत से पूरी कोशिश करिए कि इसको आज़ाद, क्योंकि हमें उनसे, मैंने हुकूमत कहा है कि हुकूमत को बताया जाए, दुबई हुकूमत को, कि हमारे लोग वहाँ जो स्पॉन्सरशिप के चलते जाते हैं, पहले उनको जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वहाँ का जो स्पॉन्सर है वो अदा करता था, इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अभी रोज़ाना 50 फ्लाइटें दुबई जाती हैं और तकरीबन उसमें से 10,000 5 से 10,000 लोग जाते हैं और उनको अगर इतना बड़ी 20 से 25 मिलियन दिरहम पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हुकूमत ने, मिफ्ता साहब क्योंकि बाहर गए हुए हैं और हुकूमत ने ये वादा किया है कि हम इसको हुकूमती सतह पे रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह करे ये हो जाए। तो इसी तरह मैं सऊदी के उमरा खुल गया, वहाँ भी 50 फ्लाइटें जाती हैं और वहाँ भी 15 से 20 हज़ार रियाल होने चाहिए। तो ये हमारी मार्केट पे इस वक्त दोनों रियाल और दिरहम मिला के 40 मिलियन दिरहम की डिमांड है। और जो कि इसके साथ बैड लक ये हुआ है कि हुकूमत ने जब ये कहा कि जो भी पाकिस्तानी बाहर से आएंगे वो अपनी करेंसी डिक्लेयर करेंगे, इस ऐलान के बाद ज़्यादातर लोग अपने साथ अब करेंसियाँ नहीं ला रहे, क्योंकि वो उसमें कुछ लोगों की मानते भी होते थे, जैसे कोई 4-5 कुली इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ क्योंकि वहाँ की करेंसी का रेट पाकिस्तान के नफ्स कम होता था, तो वो यहाँ ले आते थे और उनकी फैमिलियों को देते थे और वो एक्सचेंज कंपनी से अपने कन्वर्ट करा के अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी पूरी करते थे। वो उसमें इस वक्त कोई 50% कमी आ गई। पहले हमारे काउंटर पे 20 से 25 मिलियन के इक्विवेलेंट रियाल, दिरहम, पाउंड जो लोग सेल करने आते थे, अब मुश्किल से 5 से 10 मिलियन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी। अच्छा मलिक साहब, जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद भी जिक्र कर रहे थे ब्लैक मार्केटिंग का, खासतौर पर अगर वो होगी करेंसी में तो फिर उसके बाद रुपए की कदर में भी कुछ असर पड़ेगा। देखो, ब्लैक मार्केट तो उस दिन से वजूद में आ गई थी जब हुकूमत ने, FIA ने लोगों को बुलाया था, BR ने, कि आपने डॉलर और ये करेंसी क्या की और किधर की हैं। तो उसके बाद जो लोग अब अपनी शिनाख्त ज़ाहिर नहीं कर देते तो ब्लैक मार्केट का रुख करते हैं। लेकिन जो लोग ऑफिशियल हैं और जो ऑफिशियल टूर पे जा रहे हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं, उन्हें तमाम करेंसियाँ मिल रही हैं। ऐसे नहीं कि करेंसी की शार्टेज है, सिर्फ ये ज़रूर है कि रेट बढ़ने की वजह दो हैं। पहली वजह तो जैसे मैंने कहा कि हुकूमत ने जो बता रहा था, ये चीज़ मैं नाजरीन को, कि हुकूमत ने डिक्लेरेशन जब से लाजमी की है तो लोग दूसरों की मानते साथ नहीं ला रहे, डरते हैं, क्योंकि हम डिक्लेयर करेंगे तो अनसिक्योर हो जाएंगे। रास्ते में पहले लोग रास्ते में लुट जाते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं। तो दूसरी वजह ये बनी है कि इस वक्त ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा, जो कमर्शियल बैंकों के अकाउंट होल्डर हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग और बाहर भी जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ले जाते हैं और वहाँ भी वो अपने अखराजात और ज़रूरियाती ज़िंदगी जितनी कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो इस वक्त कल भी बैंकों ने तकरीबन 229 रुपये में अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए डॉलर खरीदा है, जिसकी वजह से रेट बढ़ा है। मैंने ये चीज़ हुकूमत को और स्टेट बैंक को बताई है, इस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई जाए। अगर इस तरह से बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिएगा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, तो फिर तो अरबों डॉलर हमारे इसी शॉपिंग में उड़ा देंगे हम लोग। तो हमें इसमें कोई रश नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज की कमी है और हमारे इस वक्त एक डॉलर हमारे लिए कीमती है। एक डॉलर हमारे लिए कीमती, सही कह रहे हैं मलिक साहब। आप भी हमारे साथ रहिएगा, शराज साहब भी साथ हैं। शराज साहब, ये जो इस वक्त अभी जो 5,000 दिरहम की इस तरह अभी बता रहे हैं मलिक साहब भी, के जिस तरीके से इतने 15,000 रियाल और इस तरह करके जो इसकी बन रही है लगभग जो पाकिस्तानी कीमत बन रही है, ताकि एक आम आदमी को समझ में आए कि मुझे जो बेसिकली वैसे मैंने खर्चा करना ही करना है
उसके अलावा भी मुझे जो साथ लेकर जाना है वो मेरे पास इतना पाकिस्तानी होना चाहिए तो मैं शायद बाहर ट्रैवल कर सकता हूँ। वो कितना बन जाएगा उसकी लागत? देखिए, अगर ये इसकी लागत की अगर हम बात करें तो वैसे ही जो गरीब और मुतवस्सित तबके हैं वो वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए जाना चाह रहे हैं और वो ऑलरेडी जो है वीज़ा पर और डिफरेंट एजेंट्स को जो है वो काफ़ी लाखों रुपए अदा कर चुके होते हैं और ऐसे में जब 5000 दिरहम को आप कन्वर्ट करने जाएंगे आज के रेट से जो कि तकरीबन 63 और 64 रुपए है, तो तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए उसको कैरी करना पड़ेगा अपने साथ और अपने साथ जा रहे हैं लेबर है कहां से लगे, यानी 3-3.5 लाख उसको अलग से होने चाहिए, उसके पास होने चाहिए। बसूरत दीगर उनको जो है एयरपोर्ट पर दुबई के काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने इसी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की तकरीबन 21 सिटीज़ को जो है वो बैन कर दिया है कि वहाँ से जाली एजेंट जो हैं वो लोगों को विजिट वीज़ा पर जो है नौकरी का झांसा दे के भेज रहे थे और उनके पास ये ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी, ना ही रिटर्न टिकट था और ना ही 5000 दिरहम, और इसी वजह से यहाँ पे जो वो खर्चा करके गए हैं वो पैसा भी उनका ज़ाया हो जाता है। अपने साथ 3.5 लाख रुपए कैरी करना ये भी एक बड़ा नुकसान है और उनके लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से जो है लोग पैसा कमाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बाहर जाएं और वो अपना कारोबार करें, अपना काम करें, लेकिन सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब दिखाई दे रही है और इस हवाले से एयरलाइंस को भी और एयरपोर्ट्स एजेंसीज को भी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ती से जो है वो अपने इकदाम करने चाहिए। मलिक मोहम्मद बुस्तान साहब, आपसे आखिरी सवाल एक करना चाहूंगा कि इतलात ऐसी आ रही हैं अब कि डॉलर्स की आमद अब ज्यादा है, अखराज कम है, जरा आप प्लीज बताइएगा, आप तो खैर सही तरीके से हमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इस वक्त रियलिटी है क्या, ये बात सही है जो इतलात आ रही है? नहीं, बिल्कुल, ये पिछले महीने जो है अल्लाह का शुक्र है आपने देखा इम्पोर्ट बिल भी कम हुआ है और हमारी एक्सपोर्ट और वर्कर रिमिटेंस भी कम ज़रूर हुई है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा जो कि $8 अरब चला गया था, जून में कम होकर 5.5 पे आ गया। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी पिछले महीने जो है वो डॉलर की इनकमिंग ज़्यादा थी, लेकिन ये जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं इससे अब थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ गया। और दूसरा, हुकूमत ने जो लग्जरी आइटम पिछले 4 महीने से उनको बैन किया था उनको खोल कर उनकी डिमांड दोबारा बढ़ गई है पिछले 4 महीने से जो लोग, और हमारे जो इम्पोर्टर हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो कोई भी मुश्किल वक्त में कभी पाकिस्तान का साथ नहीं। हुकूमत ने बैन लगाया था और उन्होंने बगैर एलसी से अरबों डॉलर का सामान मंगवा लिया है और अब जब ने ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं तो अब उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू किया। हमने तो पहले मंगवा के रखा, तो भाई अल्लाह के बंदो अगर आपको पहले रखा हुआ तो पहले आप शो करते, अब शोर में जा रहे हैं कि हमें इतनी ड्यूटियाँ नहीं है, तो हमारे वोटर को हमारी आवाम को भी मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी और अब अवान ट्रांसजेंट हमारे लिए नासूर बना हुआ है। जो ही हुकूमत ड्यूटियाँ बढ़ाती है वो अवान ट्रांसजेंट वहाँ के फ्री ड्यूटी होता है, वहाँ से माल मंगवा लेते हैं और वहाँ के जो पाकिस्तानी इम्पोर्टर है वहाँ पेशावर है इसको 230 रुपये में डॉलर खरीद रहे हैं। इस तरह क्रेडिट कार्ड का जो बैंक है सही बात है। बहुत शुक्रिया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक मोहम्मद बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त के बाद आप लोग रहिएगा हमारे साथ, शाज़ेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार, अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है, प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। वक्त बदल रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये वक्त खुद साबित कर रहा है। सोच बदल रही है, लोगों में एक एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें, एक वक्त में हम बात करते थे बच्चियां जो हैं वो लड़कियां जो हैं वो काम करना उनका जो है वो एक जमाने में बुरा समझा जाता था, फिर वो काम बाहर निकलना शुरू की, उन्होंने पढ़ाई हासिल करना शुरू की मुख्तलिफ शोबों में, एक टीचर, डॉक्टर और इस तरह की जो एक बिल्कुल बेसिक्स थी या जिनको समझा जाता था कि भाई यही शोबा हो सकता है खवातीन का, अब खवातीन हर शोबे में आ रही है। तो गूगल के ऑफिस में बैठी है माशाल्लाह। बात करते हैं अपने ट्रांसजेंडर्स की, उनकी जिस तरीके से उनको अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा, एक अरसा गुजर गया, एक काविश, एक कोशिश करते करते सदियां गुजर गई कि उनको एक्सेप्टेंस मिले इस सोसाइटी में बराबरी के तौर पर। ऐसा नहीं कि वो ये करना नहीं चाहते थे, वो बहुत अरसे से काम करना चाह रहे हैं, हर शोबे में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जब लोग जो है वो एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं करेंगे तो उनको
मुश्किलात आएंगी, उनको और डिजर्विंग बहुत हैं शाहजेब। कितने ट्रांसजेंडर आपके सामने एजुकेटेड आते हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, खास तौर पर मुख्तलिफ शोबों में हम देख रहे हैं। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें कि मुख्तलिफ शोबों में वो अपना नाम बना भी रहे हैं, खास तौर पर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए भी, कि हर तरीके से इस तरह सब लोग मिलकर जब काम करेंगे तो पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की करेगा। माया बहुत नर्वस भी हैं वो, घबरा भी रही हैं। हमने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अपना प्रोग्राम है, आप अपने हिसाब से जो समझती हैं अपने बारे में आप बात कीजिए, अपने ब्रांड के बारे में बात कीजिए, और जिस तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो रही हैं और आपके साथ और भी ट्रांसजेंडर्स जो हैं खासरा कम्युनिटी के और लोग भी हिम्मत करेंगे आपको देखकर। हमारे साथ मौजूद है दिया फैब्रिक से। दिया जिन्होंने अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये पहले मुझे बताएं, ये दिया फैशन के नाम से ब्रांड है आपका? जी, दिया फैशन। दिया फैशन। और ये कपड़े जो हम दिखा रहे हैं आपकी कलेक्शन है सर? जी, ये बिल्कुल मेरी। अच्छा, अब आप पहले तो मुबारकबाद। हाँ, बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा काम, वेरी गुड। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो और अपने साथ और भी लोगों को शामिल कर रहे हो। कितना मुश्किल था एक ट्रांसजेंडर के लिए इस तरह सोसाइटी में अपना एक काम करना? मुश्किल तो बहुत था और काफ़ी लंबा सफ़र था और काफ़ी परेशानियां भी आईं और मुश्किलात और परेशानियां और बुरा वक्त, ये सब बोल के मैं ना आपको अफसुदा करना चाहती हूँ, ना मैं वो वक्त याद करती हूँ। बिल्कुल सही है। नहीं तो आगे के लिए यही है कि बस अपनी कामयाबी को देख के और अपनी मेहनत को देख के और मैं बस आगे बढ़ रही हूँ। वेरी गुड। अपने अलावा और कितने ऐसे ट्रांसजेंडर्स जिनको आप साथ में शामिल आपके हैं या भी आप अकेले कर रहे हो? सॉरी, मैं चाहती हूँ कि और भी ट्रांसजेंडर शामिल होएं और मैं हुकूमत से भी चाहती हूँ कि कुछ हमारे लिए करें ताकि मैं एक फैक्ट्री खोल सकूँ जो मेरी तरह टैलेंटेड हैं, जो अपने ज़राए नहीं लगा सकते। अब मैंने तो कुछ किया, मेहनत करी अपने ज़राए से, अपने दम पे मैंने ये सब कुछ किया। तो मैं चाहती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर अपने स्किल रखते हैं तो मैं उनको शामिल करूँ, एक अच्छा सा और एक फैक्ट्री टाइप का बनाऊँ, ताकि जो ट्रांसजेंडर नहीं है, जो जिनकी जॉब वगैरह नहीं है, जो नहीं कर सकते, उनको रोजगार मिले। जी। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम बुटीक के बारे में बात करें, ज़ाहिर है ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे आपकी स्ट्रगल है। बिल्कुल। आपने इसको बनाने में पहले सोचा होगा, आइडिया आपको आया, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए। कितनी मेहनत लगी एक बाकायदा बुटीक कायम करने में आपको? अच्छा, कितना वक्त लगा? तो वैसे तो उसको मैं 2 साल से कर ही रही थी, तो वो ऑनलाइन नहीं था उस वक्त। हाँ, पिछले 2 साल से कर रही थी, ऑनलाइन था। उस वक्त मैं पार्टी ड्रेस वगैरह बनाती थी, डांस ड्रेसेस वगैरह। तो ये अभी ऑनलाइन का मुझे पिछले 2 मंथ्स पहले से मुझे आइडिया आया, तो मैं काफ़ी अच्छा मुझे उस वक्त रिस्पांस मिला और अभी मैं मतलब आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा, तो ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ी होती है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का हम अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं। ऑनलाइन सेलिंग तो अब खैर इंटरनेशनली हो रही है पाकिस्तान में, तो आपने क्या प्लान किया दिया अभी तक? प्लान मेरा अभी फिलहाल तो यही है कि मैं अभी इसी को लेके चलूं और आगे जाके वो बस फिर वक्त बताएगा क्या होगा। बिल्कुल सही है। फैमिली में कौन कौन है? लोगों का सपोर्ट, घर वालों का कैसा? फैमिली में बहुत सपोर्ट है। फैमिली में मेरी सिस्टर्स हैं, अब्बू की डेथ हो गई है, अम्मी हैं, 2 सिस्टर हैं और फैमिली ने मुझे कभी डिक्लेयर नहीं किया, हमेशा सपोर्ट ही किया। अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत दुआएं, आज उनकी दुआओं से मैं यहाँ पर हूँ। अल्लाह, वो अभी देख रही है? शायद देख रही होंगी। कहाँ पर है अम्मी? कराची में ही है? अम्मी कराची में ही है। कराची में ही है। अच्छा, और क्या सबसे ज्यादा सपोर्ट अम्मी ने जब ये बुटीक के लिए खोलने का या इस फैशन स्टार्ट करने का कहा, तो क्या कहा उन्होंने? अम्मी ने बस ही कहा लगे रहो, दुआएं दी, बहुत उन्होंने दुआएं दी और उनका लगे रहो बस। अच्छा, आपके कपड़ों में कलेक्शन में क्या क्या है दिया, हमें बताइएगा। फिलहाल अभी तो 2 पीस हैं, शलवार कमीज, और ये मैंने पहना हुआ, ये मेरा न्यू आर्टिकल है। अच्छा लग रहा है, बहुत नाइस, बरसात का रंग है, एक तो पिंक जो है ना वो बिल्कुल वो। तो साथ साथ ये आपके क्या रेंजेस क्या हैं, आप किस तरीके से उसको जो है मार्केट कर रही हैं? अभी तो मतलब मिनिमम प्राइस से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे क्लाइंट वगैरह बनाने हैं, तो बहुत मिनिमम प्राइस से मैंने 2 पीस 2500 जस्ट 2500 जी। तो इतना देखो, मैं थोड़ा सा एक सवाल ऐसा करना चाहूंगी जो कि कहीं ना कहीं दिल को जरूर छुएगा आपका जवाब उसको। ट्रांसजेंडर की स्ट्रगल्स मैंने अपने करियर में बहुत देखी हैं। मुझे काम करते टेलीविजन में बहुत लंबा अरसा हो गया और मैंने आप लोगों की स्ट्रगल्स देखी हैं। मैंने वो तक देखा है कहाँ जहाँ पे घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, मैंने वो भी देखा है जब मास्टर ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने वो भी देखा है जब डिग्रियां भी हैं हाथ में उसके बावजूद नौकरियां नहीं मिलती, और मैंने वो जंग भी देखी है जब आईडी कार्ड के लिए जंग लड़नी पड़ती थी जाके लाइनों। तो एक खारा सरा के लिए, आपके लिए, दिया के लिए कितना मुश्किल था कि मैं अपने आप को किस तरीके से मनवा सकूं? मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बहुत ही मुश्किल सफ़र था, बहुत मुश्किल सफ़र था, बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत मुश्किलात आई,
बहुत बुरा बुरा वक्त था। तो बस वही कहती हूँ ना कि मैंने अभी आपको थोड़ी पहले बोला कि मैं वो सब याद नहीं करना चाहती और ना मैं उसको याद करके अफसुदा होना चाहती हूँ, ना मैं आपको अफसुदा करना चाहती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कुर्बानियाँ आई और यहाँ तक पहुँचने के लिए कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ वो कोई मेहनत और माँ की दुआ और वो कुर्बानियाँ जो मैं नहीं याद करना चाहती, कुर्बानियाँ फिलहाल टूट के जुड़ी हो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहा, मतलब फैमिली के लिए सहा, अपने आप को बचाने के लिए सहा और मतलब सरवाइव के लिए सहा। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि जो मैं भूलना चाहती हूँ, इतना बुरा है। अल्लाह नहीं करो। बिल्कुल, इतना बुरा कि भूलना चाहती हूँ, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। तो क्या नहीं लगता कि वो जो तमाम चीजें दिया की जिंदगी में हुई वो दिया को और स्ट्रॉन्ग बना के चली गई? ऑफ कोर्स उसने स्ट्रॉन्ग बनाया तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो मैंने कुछ मेहनत करी, कुछ स्ट्रगल किया, उन कुर्बानियों के बाद कुछ मैंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल किया, कुछ जमा किया, उससे फिर मैंने अपने आप को ही बनाया। असल में मैं इस फील्ड से मतलब इससे पहले फैशन से पहले शोज़ वगैरह में करती थी और उससे पहले मैं जब मतलब बड़ी हुई आहिस्ता आहिस्ता तो मेरे अब्बू ने पूछा क्या करना चाहती हो, तो अब्बू का ये शौक था और मेरा खुद का भी शौक था कि मैं डिज़ाइनर बनूं। तो अब्बू ने बड़ी टेक्निकल चीज है डिजाइनिंग भी, खास तौर पर इसमें आपको हर चीज का हिसाब किताब रखना, कपड़े की पहचान होना, तो आपने वो सारे फिर धक्के भी खाए होंगे बाजारों के, आना जाना, देखना कपड़ा कौन सा सही है, कौन सा खराब है, किसमें कितना मुझे फायदा है, कितना नुकसान है। बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि वो मुझे आज से 15 साल पहले जो मुझे अब्बू ने लगाया था, वहाँ पे मैंने 5-6 साल मेहनत करी, फिर वहाँ पे कितनी मुश्किलात आई। मैं 3 से 4 बुटीकों में मैंने जॉब किया, तो वहाँ पे जो मुश्किलात आई, वहाँ लोगों का वो आप समझ रहे हैं, वहाँ लोगों का। जाते जाते दिया अपने घर वालों को और अपनी अम्मी को कोई मैसेज देना चाहोगी जो थैंक यू आज तक कभी करने का मौका नहीं मिला लेकिन आज पूरी दुनिया के अब्बू तो नहीं है, अब्बू का बहुत शुक्रिया कि अब्बू ने मुझे वो सिखाया जो मैं आज कर रही हूँ, जिसकी वजह से इतनी इज्जत मिल रही है मुझे। और अम्मी का बहुत शुक्रिया, अम्मी मुझे आप बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं। मतलब मैं अम्मी के नाम पे तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, रब्बी नाम होना चाहती हूँ। और मेरी सिस्टर, अल्लाह उनको खुश है कि अपने अपने घरों पे दोनों को, और बस अल्लाह मुझे और आगे बढ़ाए, मैं यही चाहती हूँ, इज्जत की जिंदगी मुझे इंशाल्लाह। और आपको देख के बहुत सारे ख्याल में लोग हैं जो कि आपसे भी इंस्पिरेशन हासिल करेंगे इस तरीके से आपने मेहनत की। थैंक यू वेरी मच दिया, आपने में ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और हम उम्मीद करते हैं हमारी दुआएं भी दिया के साथ हैं कि ऐसी आगे बढ़ती रहें, काम करती रहें और जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं इसका अजर इनको जरूर मिलेगा। आमीन आमीन। छोटे से वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ शाज़ेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। आने वाला है कोई अपना जिसका बहुत अरसे से था इंतजार, है वो कौन, लेकिन इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाज़ेब अहमद के साथ। और एक स्टूडियो की एनर्जी बदल जाती है जब ये शख्स स्टूडियो में आता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। खैर आज हमें स्किन की बात करनी है, स्किन केयर का हम सेगमेंट हमेशा कोशिश करते हैं करें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। लास्ट टाइम हमने एक बड़ा अच्छा सेगमेंट किया था फंगल इन्फेक्शन के ऊपर ही, माया के बारिशों का सीजन था, लेकिन आज हमें बात करनी है चेहरे, गर्दन या हाथों वगैरह की जल्द पर जो काले रंग के जो मोटे हिस्से उभर आते हैं और उसको मस्सा कहा जाता है। आई थिंक बिल्कुल कहा जाता है उसको मस्सा, और ऐसा ही है। वो मस्सा जो है आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में आ सकता है, आपके फेस पे भी हो सकते हैं, आपके शोल्डर्स पे हो सकते हैं, आपके हाथ, पाँव, पैर, टांगे, कमर, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग कभी कहते हैं कोई वो घोड़े का बाल या पता नहीं किसका बाल लेकर टक करके निकाल, हाँ उसका एक तरीका भी होता है कि एकदम उसको निकाल भी देते हैं लोग। कौन भागे? हाँ घोड़ा ही भाग जाएगा आपसे। लेकिन वो बड़ी बात है कि उसके अलग अलग इलाज होते हैं। लोग कभी उसको बर्न करके भी निकाल देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो जो है वो फेशियल करते भी निकाल। ये मेरे ख्याल में समझना जरूरी है। ऑब्वियसली ये इसका एक्सपर्ट होंगे, एक डॉक्टर ही हमें बता सकता है कि दरअसल इसकी डिटेल्स क्या है। हमें इसलिए पता है बिकॉज हमारे अब्बा के बहुत थे, अल्लाह बख्शे, तो हम उनको कहते थे हम निकाल दें, फिर हमने कहा नहीं अब क्या करें निकाल के, फिर उसके बाद वो अल्लाह की तरफ चले गए। लेकिन साथ में इसकी क्या हेल्थ रीजंस होते हैं अगर एक्सपर्ट हमारे साथ हो जिनके आने से एनर्जी बदल जाती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम मुशीर, कैसे हैं माया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, जबरदस्त प्रोग्राम। आप दोनों का एक प्रोग्राम इतना शौक से इंतजार कर रहा होता हूँ। देखते हैं अरे
कौन नहीं देखता, सच में? कौन नहीं देखता। और अच्छा। यकीन करें जो चंद चैनल्स हैं वाकई हाँ। जो एक उनके मॉर्निंग शोज में अब लोग थोड़ा अटैच है, 92 है Really? क्योंकि बड़ा एक होमली फील आती है ना। और आप शादी ये पर होमली तरीके से जो चीजें ले आते हैं ना, कभी जी, बैंक क्या से, होम कभी उठा के ले आलू, बल्कि गया? मैं माया, बल्कि मैं कह रहा हूँ माया काट के दिखाएंगी, बल्कि मैं अच्छा मसले से पहले बात करें। देखिए मैं घर पे अगर लोग इन हालात में भी, देखिए कराची की जो हालत है जो है वो तो देखिए उसमें कोई अब कितनी दफा जिक्र करें, अगर अपने आप को खुद बेहतर करना है, आपको खुद घर में महंगाई है, सब्जियां घर में उगाएं। देखिए ये मैंने खुद घर में उगाया, आसान है, थोड़ी सी बहुत मेहनत चाहिए। आसान है, घर में उगाया। ये देखिए अनार बड़ा टेस्टी, और ये माया जरा काट के देखो। अच्छा, दूर से अमरूद लग रहा है, ये अमरूद लग रहा है, ये है चाहिए। व्हाइट अनार, White ये बड़ा अनार टेस्टी ना, होता cute है ये है ना। white ये इसको अनार। काटें और ये जरा ठीक है। देखिए आज आपकी इसका- टेस्टिंग होने लगी। अच्छा, और ये पता है इससे क्या होता है, आपकी स्किन तो ग्लो करती है। जो हम आज मस्सों की बात करें, हाँ, अगर हम इससे क्या ताल्लुक है इसका? अगर सब्जियां खाएं तो मस्से कम होता है। जो लोग गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, गोश्त खाने से एक तो मतलब बीफ ही खाना है या मटन ही खाना है, ठीक है, सुबह शाम गोश्त खाना है। थर्ड चीज ये कि एक दफा ये देखें, है ना, सीरियसली ये हेल्दी है। स्पेसिफिक सब्जी की बात कर रहे हैं हम मस्सों से बचने के लिए? नहीं, सारी सब्जियां। अच्छा देखिए, जितना डार्क कलर्ड की होती है ना, देखिए जैसे बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, या जो गहरे रंग की होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। उससे क्या होता है कि आपकी जितनी अंदर टॉक्सिन्स है ना वो खत्म होते हैं। अच्छा, और बड़ी माया जैसे बागदानी शाह से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक साहिबा उनके मियाँ के ना पूरा चेहरा सूजा हुआ, ठीक है, और मैं बड़ा परेशान, मैं इनको क्या इन्फेक्शन हो गया, तो बोले कि कुछ नहीं, इनके मस्सा हो गया था, मैंने नेल कटर से काट दिया। हाय हाय, क्रिच करके उन्होंने कहा ये हो रहा था, वो बेचारे का इतना मुंह सूजा हुआ, ठीक है। एक बड़ी अच्छी खातून बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं, ठीक है, बेटी को लेकर आई, पूरा उसका पूरा ब्लीडिंग होती हुई। मैंने कहा ये क्या? उनका जी वो मस्सा निकल आया था, मैंने घोड़े का बाल बांध दिया। तो मैंने कहा जी घोड़े का बाल तो आपको पता है कि कितना खतरा, नहीं वो नया बाल था। और नए पुराने से घोड़े ने बताया था उनको कि नया बाल है। बाल तो बाल आया था कहीं से, सीरियसली, ठीक है। और एक साहिबा अपनी बेटी को लेकर आई, लिटरली मैं रोज देखता हूँ, उन्होंने क्या किया, जो कत्था होता है ना पान पे लगाते, वो लगा दिया, उसका पूरा चेहरा जल गया कि मस्से चले जब तक माया जो है वो बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर रही है, फ्रूट चाट बना रही है, उस सलीका अगर मैं ये काट रहा था माया, ये क्या यार, ये तो भाई ये अनार निकालने का ये तरीका है। अरे यार जी, आज तक ये बताएं कि क्योंकि मस्से के बारे में ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये नुकसानदेह होते हैं, अगर फर्ज करें किसी की स्किन पर है, इसका नुकसान पहुंचता है स्किन को? बिल्कुल शाहजेब, देखिए एक तो मस्से जो होते हैं ना नेकलेस एरिया में खवातीन के बहुत होते हैं, मर्दों के अंडर आर्म्स बहुत होते हैं, ठीक है, या यहाँ पे पेट पे ज्यादा होते हैं। अगर ये बड़े होते चले जाएं, ठीक है, अगर कोई नेकलेस आप पहन रही हैं वो बार बार टकरा रहा है, उससे वो कैंसरस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात, अब जो मस्से होते हैं ना, अब जैसे आपके मस्से हैं, ठीक है, डोरमेंट पड़े, आपने किसी बच्चे को गोद में लिया, प्यार किया, तो उस बच्चे को लग जाएगा। अच्छा, ये लग सकता है? बिल्कुल कंटेजियस है। अच्छा, तकिए पे सो रहे हैं, बच्चा साथ सो रहा है या कोई और यूज किया, उसको लग जाएगा। टॉवल इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, मैं और आप एक ऑफिस में काम करें, मैं रोजाना आया, अच्छा मेरे हाथों में मस्से हैं, ठीक है, मैंने आपसे पेन लिया, यहाँ बैठा हुआ, आप थोड़ी देर के बाद आप यहाँ के बैठे, तो मस्सा आपको लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। स्विमिंग पूल में लोग करते हैं, उससे लग जाता है। शेफ जो होते हैं उनसे बहुत फैलता है ये। अरे माया, अब ये देखिए माया, जरा थोड़ा अनार खा के तो देखिए आप जरा, जरूर देखिए इसकी क्या आपने इसकी, और ये आपके अपने घर में आपने जी देखिए ज्यादा पानी भी नहीं लगता, और थोड़ी सी जगह हो क्यारी में लगाएं। एक तो आपकी बड़ी मेंटल थेरेपी भी होती है, ठीक है, एक एक्टिविटी भी है, और साथ आपका फायदा भी। इतनी महंगाई तो है, देखें, अब हम ये कहें कि गंदगी भी है, सफाई भी नहीं है, महंगाई भी है, वो तो है। एक और रीजन भी है, इस तरह अभी सैलाबी रेलों की वजह से जो फसलें तबाह हुई हैं, उसके ऊपर आपको होम गार्डन होने का बहुत जरूरी है। आपको होम गार्डन आपके घर में होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। तो ये मस्सों का जो बेसिकली आप कह रहे हैं लग जाता है, डॉक्टर साहब, ये मुझे बात बताइए कि इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या बनती है, बेसिक क्या है इसके होने की? देखिए, एक तो आपकी बॉडी में कहीं से भी लग सकता है, वायरल होता है, ठीक है। हाँ। आप किसी स्विमिंग पूल में गए, ठीक है, कॉलेज स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, साथ साथ किसी एक को है, ठीक है, या फिर कोई शेफ है, ठीक है, वो रोजाना काम करता है, मछली की सफाई कर, कोई होटल्स में जो होता है मछली की सफाई कर रहा है, तो उसको जाके थोड़े कट लगते रहते हैं, तो कट पे थोड़ा सा उसकी वजह से उसने क्या किया, थोड़ा सा कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, वहां पे जाके मस्सा डेवलप हो जाता है। और मस्सा, तो ये खून की कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते, कोई अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं होती? अक्सर लोग कहते नहीं खून में कोई मसला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग कहते हैं खून गंदा है, जिगर की खराबी है, ठीक है, या कोई किडनी में शो, नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये जिल्द का मसला है। अच्छा, आप मुझे दो बातें बताएं, एक तो ये कि क्या इसका इलाज फिर मुमकिन है, किया जा सकता है, इजीली ट्रीटेबल है? बिल्कुल है।
वायरल है, जैसे इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल, फंगल, ये वायरल है। एंटी वायरल थेरेपी आपको टैबलेट खानी है कि वायरस आपको ये इस मसलों को दबाए। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दफा हो जाए तो उसको निकलवा लें। अच्छा, निकलवाएं जरूरी, उसको। ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि देखिए ये कहलाती है क्रॉप्स, फसलें। हाँ। आपने 8-10 निकाले, ठीक है, अगले हफ्ते फिर रीटचिंग होगी, हो सकता है 1-2 अंदर से निकल रहे हो, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है, थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दफा हो जाए तो फिर आपको ये थोड़े जितने दिन आपको है, आप ऑइंटमेंट्स वगैरह लगा के बच्चों को गोद में ना लें, पिलो कवर अलग रखें, तौलिया अलग रखें, कंगे ब्रश तो होनी अलग ना निकलवाएं। मुख्तसर बताएं, ना निकलवाएं तो देखिए उसको निकलवाना बस मस्ट है, क्योंकि अगर नहीं निकलवाएंगे तो एक तो एंटीवायरल थेरेपी जरूर करें, गोलियां खाएं, क्रीम लगाएं, कम हो जाएंगे, मगर निकलवाना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ये अनार हम खाएंगे, जरा ये प्रोग्राम दोबारा ट्राई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ मौजूद। सबसे पाकिस्तान में शाज़ेब रमाई की तरफ से आज बस इतना ही। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। जिंदगी बखैर। पाकिस्तान का परवरदिगार हामी और नासिर। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।